हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे और साथ में अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जहाँ पे पूछा था कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है तो देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, 70 से 80 बार प्रति मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि हमारा विकिपीडिया ने बताया है। ठीक है, हमारे हृदय को हमारे शरीर की सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी माना जाता है और औसतन एक सामान्य मनुष्य में दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, यानी कि 4800 बार मीन्स 4800 बार प्रति घंटा। ओके, तो याद रखना 72 से 80 बार। एक जो नॉर्मल जो सामान्य मानव होता है उसका दिल प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, अब कह सकते हो प्रति मिनट कितने? 4800 बार प्रति घंटा। ठीक है, मीन्स कह सकते हो 1,15,200 बार प्रतिदिन। ठीक है, कितना? 1,15,200 बार प्रतिदिन धड़कता है। और बाकी आप देख सकते हो कि प्रति वर्ष कितना धड़कता है? 42,48,000। ठीक है, देख सकते हो आप। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि हमारा 72 से 80 बार धड़कता है। कितना धड़कता है? 72 से 80 बार धड़कता है। और प्रति घंटा कितना होता है? 4800 बार प्रति घंटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ पे आज हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो है 105 क्वेश्चंस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिकल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट जो है हमारा फिजिकल मीन्स कैसे तो प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत एवं इतिहास जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और अपना स्कोर भी चेक करते रहिए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है, आप कितना स्कोर गेन कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भारतीय प्राचीन कला की शारीरिक शिक्षा कितने युगों में विभक्त थी? तो जो प्राचीन काल में हमारी जो फिजिकल एजुकेशन जो था वो कितने युगों में, याद रखना क्या पूछा गया? युगों में विभक्त थी पूछा गया है। तो कितने युगों में थी? तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 2 युगों में, कितने? 2 युगों में क्या थी? विभक्त थी। पहला हमारा पॉलियोलिथिक युग था जिसको हम लोग पुराने पत्थर का युग कहते हैं। दूसरा हमारा नियोलिथिक युग था जिसको हम लोग नए पत्थर का युग कहते हैं। तो याद रखना प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा जो थी हमारे 2 युगों में डिवाइड थी। कौन से युग थे? पॉलियोलिथिक और नियोलिथिक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीजीटी या किसी भी लेवल में आएंगे, पूछ लेगा कितने टाइप की शिक्षा विभक्त थी प्राचीन काल में और कौन सी थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा सेकेंड है कि आत्मरक्षा के हथियारों की खोज किस युग में हुई है? तो आत्मरक्षा करने के लिए जो औजार थे, इक्विपमेंट से उनकी खोज करना किस युग में खोज किया था? तो नियोलिथिक। जो नियोलिथिक था मीन्स नए पत्थर का युग था ना, नया पत्थर काल जो था वहाँ पे नए पत्थर युग में हमारा क्या हुआ था कि हथियारों की खोज किया था। किस लिए? शिकार करने के लिए। ठीक है, खोज किया था अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए। तो हमारा कौन से युग में हुआ था? नए पत्थर युग में, नियोलिथिक युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आग की खोज किस युग में हुई है? आग यानी कि आग जो जलाना हमने सीखा है तो कौन से युग में हुई है? पॉलियोलिथिक युग में। मीन्स पुराना जो पत्थर युग था पॉलियोलिथिक युग, तो वहाँ पे हम लोगों ने आग की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है पॉलियोलिथिक युग के औजार कैसे होते थे? तो दोस्तों पॉलियोलिथिक युग के जो औजार थे वे खुरदरे और कोई बिना सेफ के होते थे। ठीक है, उनमें कोई सेफ नहीं था, खुरदरे और अनियमित आकार के होते थे। और नियोलिथिक युग के औजार कैसे होते थे? तो नियोलिथिक युग के जो औजार थे वो क्या था? साफ सुथरे और उनमें एक अच्छा सा आकार होता था। तो नियोलिथिक के क्या थे? साफ सुथरे आकार युक्त थे। और जो पॉलियोलिथिक के थे वो खुरदुरे से थे और उसमें जो उसका सेफ था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो कौन से भागों में विभक्त किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात की गई है दोस्तों, तो 4 युगों में। कौन से 4 युगों में? पहला हमारा पूर्व वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा महाकाव्य काल, चौथा हमारा ऐतिहासिक काल। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा फिजिकल एजुकेशन था, शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास था वो 4 भागों में विभक्त था। कौन सा? पूर्व वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि चौगान किस काल का लोकप्रिय खेल था? चौगान जो है हमारा रामायण काल, मीन्स कह सकते हो रामायण काल को हम लोग महाकाव्य काल कहते हैं। तो महाकाव्य काल का
लोकप्रिय खेल था चौगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल में महाकाव्य काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो जो सबसे बड़ी विशेषता थी महाकाव्य काल की वो था अस्त्र शस्त्र द्वारा प्रशिक्षण एवं मल्लयुद्ध। ये वहाँ की विशेषता थी कि हमारा क्या मल्लयुद्ध होता था, अस्त्र शस्त्र जो थे हमारे उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान की सभ्यता की सबसे बड़ी देन क्या है? तो यूनान की सबसे बड़ी जो देन है वो हमारी धन मुद्रा। क्या है? धन मुद्रा, जिसके बिना जीवन जीना संभव है। धन मुद्रा जो थी यूनान की देन थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, यूनान में ही प्रथम शिक्षा दर्शन को स्वरूप बना। तो क्या ये बात सही है कि यूनान जो थी हमारी प्रथम शिक्षा दर्शन का स्वरूप है वो क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम शिक्षा स्वरूप का रूप क्या है, दर्शन का स्वरूप क्या है, तो क्या है? यूनान है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ट्रू है कि यूनान ही है हमारी प्रथम शिक्षा दर्शन का स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, यूनान के इतिहास को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो जो यूनान का इतिहास था, यूनान की जो हिस्ट्री थी उसको जो 4 युग थे, 4 युगों में डिवाइड किया गया था। पहला था होमर काल या प्रारंभिक काल, दूसरा हमारा स्पार्टा काल था, तीसरा हमारा पूर्व एथेंस काल था और चौथा उत्तर एथेंस काल या स्वर्ण युग था। क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण युग किसे कहते हैं, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इलियड एंड ओडिसी किस युग की तथा किस कवि की रचनाएं थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इलियड और ओडिसी जो थी ये होमर युग की थी और ये 2 अंधे कवि थे। होमर ने क्या की थी? इनकी रचना की थी। किसकी? इलियड और ओडिसी की रचना होमर ने की थी। इनको अंधा कवि भी बोलते हैं। ठीक है, अंधे कवि के नाम से जाना जाता है। और किस युग में हुई थी? होमर युग में हुई थी। ये क्या था? महाकाव्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होमर युग के किस खेल का महत्वपूर्ण स्थान था? तो होमर युग में कौन सा खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? कौन सा ऐसा गेम था जिसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था? तो वो हमारा एथलेटिक्स था। क्या था? एथलेटिक्स था। ठीक है, अब एथलेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्या किस नाम से हम लोग एथलेटिक्स को जानते हैं, किसको हम लोग खेलों की रानी कहते हैं, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमर युग के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी है, जिनको आप लोग छोड़ देते हो, मिस कर देते हो। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो आपके क्या होते हैं, यहीं से पॉइंट माइनस में चले जाते हैं, आप आंसर नहीं दे पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग किसको क्या कहते थे, क्या चलता था, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो होमर युग के जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो हमारे कौन थे? जीएस थे। जीएस मीन्स कह सकते हो ये चरवाहे का जीवन व्यतीत करते थे। कौन था? जीएस थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस के बाद आता है। हमारा जीएस कौन थे? होमर युग के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। अब आता है सर्वश्रेष्ठ देवता जो थे कि इनाम दे देगा कि इनमें से चरवाहे का जीवन कौन व्यतीत करता था। वहाँ पे जीएस दे दिया, अपोलो दे दिया, ठीक है, ऐसे करके नाम दे दिया। अब आपको वहाँ पे हो सकता है चूज करने के लिए दे दें, तो आपको बताना है जीएस जो थे ये चरवाहे का जीवन व्यतीत करते थे और होमर युग के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में बच्चों के जन्म लेते ही शासन की ओर से उनका परीक्षण होता था तथा अस्वस्थ होने पर बच्चों को नष्ट कर दिया जाता था? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन सा देश था ऐसा, कौन सा राज्य था, सॉरी, तो स्पार्टा ऐसा राज्य था जहाँ पे बच्चे के बर्थ पे क्या होता था, वहाँ पे चेकिंग होती थी कि बच्चा स्वस्थ है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैंडीकैप तो नहीं है। तो अगर स्वस्थ होता था तो उसको जीने के लिए परमिशन मिलती थी। अगर स्वस्थ नहीं होता था तो उसको क्या करते थे, एक पहाड़ था, पहाड़ी से फेंक देते थे, जिसको हम लोग टाइगर्स पहाड़ी बोलते थे। क्वेश्चन भी बहुत बार आता है किस पहाड़ी से फेंकते थे, तो टाइगर्स नाम से जानते, टाइगर्स पहाड़ी थी, इस नाम से फेंक देते थे इनको। ठीक है, कौन सा राज्य था? स्पार्टा राज्य था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पार्टा राज्य में स्त्रियों के व्यायाम की कैसी व्यवस्था थी? तो स्पार्टा राज्य में दोस्तों स्त्रियों के व्यायाम की व्यवस्था पूछी गई कैसी थी? तो कह सकते हो पुरुषों के बराबर थी। कितनी अच्छी बात थी ना, उस टाइम पे भी जो है फीमेल को एक्सरसाइज करने का जो मौका था वो पुरुषों के बराबर दिया गया था। परंतु क्या होता था, जब 20 साल की हो जाती थी, उनका 20 वर्ष के बाद विवाह होने के बाद वो क्या होता था, वो लोग खुले में व्यायाम नहीं कर पाती थी। खुले में व्यायाम करने के लिए उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब तक विवाह नहीं होता था 20 साल से पहले वो खुले में व्यायाम कर सकती थी, पुरुषों की जैसे ही कर सकती थी। बट 20 साल में उनकी शादी हो जाती थी, जिस टाइम पे वो लोग क्या करती थी, खुले में व्यायाम नहीं कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एथेंस काल कैसा राज्य था? तो दोस्तों एथेंस काल हमारा कैसा राज्य था? लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, कैसा था? तो एथेंस काल हमारा लोकतांत्रिक राज्य था। कैसा था? लोकतांत्रिक राज्य था एथेंस काल। अगला क्वेश्चन है, एथेंस में जिम्नास्टिक का एक
स्कूल था उसका नाम क्या था? तो आप सभी जानते होंगे एथेंस में जो जिम्नास्टिक का एक स्कूल था उसको हम लोग पेलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन आता है कि पेलेस्ट्रा का आकार कैसा था? तो जो पेलेस्ट्रा का आकार था वो आयताकार था। कि कैसा था? आयताकार मैदान था। ओके, कहाँ पे था? एथेंस में था। अब एथेंस के 3 जिम्नेजियम कौन कौन से हैं आपको बताना है कि 3 जिम्नेजियम थे कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। तो पहला जो था हमारा एकेडमी था, दूसरा हमारा लाइसियम था, तीसरा साइना सरगम था। ठीक है, एकेडमी, लाइसियम, साइना सरगम था। ये एथेंस के 3 जिम्नेजियम थे। क्वेश्चन नंबर 21 है एथेंस में स्त्रियों को व्यायाम की क्या व्यवस्था थी? तो एथेंस काल में स्त्रियों की व्यायाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, स्पार्टा में तो व्यवस्था थी पुरुषों की जैसी, बट एथेंस काल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी फीमेल के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पान हैंडलिक, जिसको पैन हैंडलिक बोलते हैं, पैन हैंडलिक खेल किस काल में होते थे? तो दोस्तों जो पैन हैंडलिक खेल है वो हमारे एथेंस काल में होते थे। कौन से काल में? एथेंस काल में पैन हैंडलिक खेल होते थे। क्वेश्चन नंबर 23, ये पैन हैंडलिक खेलों का उद्देश्य क्या था, एम क्या था इस गेम का? तो जो हमारे पैन हैंडलिक खेल होते थे उसका जो उद्देश्य था, जो एम था कि युद्ध हुआ करते थे, युद्धों को रोकना था और शांति स्थापित करना था, भाईचारे का संदेश देना था। तो पैन हैंडलिक खेलों का उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना और जो युद्ध वगैरह होते थे उनको समाप्त करना या रोकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है पैन हैंडलिक खेलों में कौन कौन खेल शामिल थे? तो जो पैन हैंडलिक गेम होते थे उनमें कौन कौन से इवेंट होते थे पूछा गया है। तो दोस्तों 4 खेल होते थे हमारा, ओलंपिक खेल, पाइथियन खेल, स्थीमियन खेल और नीमियन खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 25, प्राचीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए? तो ये आप सभी जानते होंगे कि प्राचीन ओलंपिक खेल हमारे कब और कहाँ शुरू हुए हैं। तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल हमारे 776 BC में एथेंस में स्टार्ट हुए हैं और आधुनिक कब हुए हैं? 1896 में हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है ओलंपिक खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि भेंट की जाती थी? तो दोस्तों जो ओलंपिक खेल होते थे वहाँ पे हम लोग जीएस देवता को क्या करते थे? श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और ये यूनान के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। कौन थे? जीएस थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है ओलंपिक खेल कितने अंतराल के बाद होता था? तो दोस्तों ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल के बाद होता था और ओलंपिक खेल में जो गैप होता था उसको हम लोग ओलंपियाड कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाइथियन खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि भेंट किया जाता था? तो अभी यहाँ पे आपने किसकी बात किया था हम लोगों ने कि ओलंपिक खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि भेंट करते थे? तो वहाँ पे क्या आया था? जीएस देवता को। अब पीथियन खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि भेंट करते थे? तो ये हमारे अपोलो देवता थे जो कि क्या थे? हमारे दूसरे दर्जे का उत्सव था। क्या था? पीथियन जो गेम था ये हमारे दूसरे नंबर का उत्सव था, पहले नंबर का ओलंपिक था। वहाँ पे जो श्रद्धांजलि देते थे वो जीएस देवता थे और जो पीथियन गेम था वहाँ पे अपोलो देवता को देते थे। ओके, अगला क्वेश्चन 29 है पीथियन खेल में कौन सी क्रिया मनाई जाती थी? तो पीथियन खेल में हम लोग संगीत के बाद खेल भी सम्मिलित हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था? पीथियन खेल में कौन सी क्रिया मनाई जाती थी या सम्मिलित की जाती थी? तो वहाँ पे क्या हुआ था? संगीत के बाद हम लोगों ने खेल को भी शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये पीथियन खेल कब और कहाँ मनाया जाता था? तो दोस्तों पीथियन खेल जो था हमारा ओलंपिक खेल के अंतराल के तीसरे वर्ष में डेल्फी के मैदान पे मनाया जाता था। कहाँ पे? पीथियन को डेल्फी में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? जब ओलंपिक खेल के अंतराल के तीसरे वर्ष बाद हम लोग डेल्फी के मैदान में पीथियन गेम को मनाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि स्थीमियन खेल कब और कहाँ मनाया जाता था? तो दोस्तों स्थीमियन खेल जो था हमारा वो ओलंपिक खेल के अंतराल के दूसरे व चौथे वर्ष में कोरिंथ में मनाया जाता था। कहाँ पे? कोरिंथ में। तो स्थीमियन कोरिंथ में, पीथियन डेल्फी पे और हमारा कौन सा आता है? नीमियन। अभी नीमियन के बारे में बात करेंगे, नीमियन कहाँ बनाया जाता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओलंपिक खेल के अंतराल के दूसरे व चौथे वर्ष में कोरिंथ में क्या होता था? स्थीमियन गेम मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि स्थीमियन खेल किस देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता था? तो दोस्तों स्थीमियन खेल हम लोग समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते थे। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, किस काल में कौन से देवता को श्रद्धांजलि दी जाती थी। आपको बिल्कुल अपने दिमाग से आंसर देना है। तो पहले हमने एक बात किया था ओलंपिक खेल में, तो ओलंपिक खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि दी जाती थी आपको बताना है। अगर आपने जीएस देवता सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट है, जीएस देवता को हम लोग ओलंपिक खेल में क्या करते थे? श्रद्धांजलि देते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा पीथियन खेल में किस देवता को श्रद्धांजलि देते थे? तो पीथियन खेल में दोस्तों अपोलो देवता को देते थे। पहले दर्जे का खेल हमारा ओलंपिक
दूसरे दर्जे का हमारा पीथियन था, पीथियन में अपोलो को, ओलंपिक में जीएस को। अब स्थीमन खेल में हमने किसको दिया था, स्थीमन खेल में किसको हम लोग क्या करते श्रद्धांजलि देते थे, तो स्थीमन खेल में जो श्रद्धांजलि देते थे वो हमारे कौन थे, समुद्र देवता थे। ओके, होप आपने सही गेस किया होगा। ओलंपिक, जीएस, जो पीथियन गेम था वहाँ पे हम लोग किसको देते थे, पीथियन गेम में हम लोग जो श्रद्धांजलि देते थे वो हम लोग अपोलो देवता को देते थे, प्लस हमारा स्थीमियन में हम लोग समुद्र देवता को देते थे। अब नीमियन गेम आता है कि नीमियन खेल कब और किस देवता के सम्मान में मनाया जाता था। तो दोस्तों जो नीमियन खेल था वो जीएस देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्षों के बाद आर्गोलिस में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, नीमियन खेल जो था जीएस देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्षों बाद आर्गोलिस में मनाया जाता था। इसमें नियम का पालन बड़ी कड़ाई से होता था। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि नीमियन खेल कहाँ मनाए जाते थे, तो आर्गोलिस में मनाए जाते थे। किस देवता के सम्मान में, जीएस देवता के सम्मान में। कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखना, अलग अलग करके नोट करना। अगला क्वेश्चन हमारा है एथेंस सभ्यता के पतन का युग किसे कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथेंस सभ्यता जो था उसका पतन का युग कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर एथेंस काल है या स्वर्ण युग है, जिसको हम लोग पतन का युग कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेंस सभ्यता के पतन का युग किसे कहते हैं, उत्तर एथेंस काल को। और उत्तर एथेंस काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेंस की सभ्यता का पतन किन लोगों ने किया था। तो दोस्तों एथेंस की सभ्यता का पतन हमारे रोम वासियों ने किया था। जैसे कि रोम के राजा थियोडोसियस ने हमारे ओलंपिक खेल वगैरह बंद कराए थे, तो जो रोम वासी थे उन्हें ही इसका जो है क्या कहते हैं श्रेय जाता है कि उन्होंने जो रोम की सभ्यता थी उसका पतन किसने किया, रोम वासियों ने किया है। क्वेश्चन 36 है रोम में सैनिकों के प्रशिक्षण किस मैदान में दिया जाता था। मीन्स जो रोम के सैनिक थे उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो किस मैदान पर दिया जाता था। दोस्तों उस जो मैदान का नाम है वो हमारा कैंपस मारिशस है। ठीक है, ये जो नाम रखा गया था, ये नाम जो था युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। मार्स नाम था, उनके नाम पे हम लोगों ने कैंपस जो है कैंपस मारिसस नाम रखा है। किसका, रोम के सैनिकों के प्रशिक्षण जो दिया जाता था उस मैदान का नाम कैंपस मारिसस था, जो कि मार्स देवता के नाम पर रखा गया था। और मार्स देवता कौन थे, युद्ध के देवता थे। ओके, क्वेश्चन 37 है सर्कस कहाँ की संस्था थी। तो सर्कस जो है रोम की संस्था थी। कहाँ की, रोम की संस्था कौन सी थी, सर्कस थी। क्वेश्चन 38 है सर्कस क्या थी। तो सर्कस दोस्तों क्या था, 666 गज। ठीक है, जैसे 52 गज गाना सुना है ना, वैसे 666 गज लंबा, 200 गज चौड़ा एक निश्चित स्थान था जहाँ पे किसकी दौड़ होती थी, रथों की दौड़ होती थी। कितना था, 666 गज लंबा, 666 लंबा था, लेंथ थी, 200 जो यार्ड थी उसकी विड्थ थी, और वहाँ पे रथों की दौड़ होती थी। ओके, क्वेश्चन 39 है रोम सभ्यता का अंत किन जातियों ने किया है। तो दोस्तों रोम सभ्यता का अंत जो था असभ्य ट्यूटोनिक जातियों ने किया है। अब रोम वासियों ने किसका अंत किया था, किसका पतन किया था दोस्तों, रोम वासियों ने। तो रोम वासियों ने जो पतन किया था वो हमारा किसने किया था, एथेंस का किया था। अब जो रोम वासियों को पतन हुआ था वो किसने किया था, असभ्य ट्यूटोनिक जातियों ने रोम सभ्यता का पतन किया था। एथेंस सभ्यता का रोम वासियों ने किया, अब रोम वासियों किसने किया, असभ्य ट्यूटोनिक जातियों ने किया। ऐसा करके याद करना तो बहुत अच्छे से याद होगा। पढ़ाई को बहुत टफ तरीके से मत याद करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके तो फटाक से याद होगा। ठीक है, बिल्कुल है उसको लेके बिल्कुल परेशान होकर पढ़ना नहीं, कि परेशान होकर पढ़ना रही यार ये ऐसा नहीं करना, रिलैक्स होना है। अगर आपको 10 मिनट पढ़ना है ना, उस 10 मिनट में जो भी पढ़ो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10 मिनट में आप 2 ही क्वेश्चन पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हमारा रोम साम्राज्य के पतन के बाद कौन साम्राज्य अस्तित्व में आया। तो दोस्तों जब रोम का पतन हो गया तब कौन सा साम्राज्य अस्तित्व में आया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधकार युग आया है। ठीक है, रोम साम्राज्य के पतन के बाद जो साम्राज्य आया है वो अंधकार युग है, अंधकार युग आया है। क्वेश्चन 41 है अंधकार युग नाम क्यों पड़ा। अब बताओ भैया अंधकार युग क्यों पड़ा, क्या अंधकार रहता था, लाइट नहीं आती थी, क्या था, ऐसा आपको बताना है। तो दोस्तों क्या था वहाँ पे कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, असभ्य और अनपढ़ जातियों का साम्राज्य हुआ वहाँ पे, इसीलिए उसको अंधकार का युग कहते हैं। ठीक है, कौन से असभ्य लोग आ गए, अनपढ़ आ गए, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसलिए उस युग को हम लोग क्या कहते हैं, अंधकार युग कहते हैं। तो रोम साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग आया। अंधकार युग क्यों कहते हैं, आपको बताया कि सभ्य अनपढ़ जाति आ गई थी वहाँ पे रोम साम्राज्य में, इसलिए उसको अंधकार का युग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। 42 में पूछा गया है कि रोम साम्राज्य का पतन कब हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा किसने किया है, तो किसने किया था, ट्यूटोनिक जातियों ने, असभ्य ट्यूटोनिक जातियों ने इसका पतन किया है। किस सन में हुआ है, तो 476 ईस्वी
ईस्वी में हुआ है, 476, ठीक है 476 याद रखना, 476 ईस्वी में रोम साम्राज्य का पतन हुआ है। क्वेश्चन 43 है, अंधकार युग में किन असभ्य जातियों ने यूरोप के अन्य देशों को जीता। तो सोचिए, जो ये अंधकार युग था वहाँ पे असभ्य जातियाँ थी, पर दिमाग उनके पास क्या था, बहुत था। उन्होंने क्या किया था, यूरोप के जो अन्य देश थे ना उनको भी जीत लिया था। रोम का तो पतन किया ही किया था, बट क्या किया था, और जो देश थे वहाँ पे भी उसको जीत लिया था। वो कौन से थे, तो कौन से जो जातियाँ कौन सी थी वो उनके बारे में बात करते हैं। बेंडल जाति ने दक्षिण अफ्रीका को जीता था, सेंजल तथा सैक्सन ने ब्रिटेन को जीता था, अस्ट्रोगोथ जाति ने इटली को जीता था। तो इनको कम नहीं आंकना कि ये जो पढ़े लिखे नहीं थे पर बड़े होशियार थे, बिना पढ़े लिखे भी होशियार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद की स्थापना हुई, उसने किसे जन्म दिया। तो जब रोम साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी स्थापना हुई, सामंतवाद की हुई। तो उसने किसको जन्म दिया दोस्तों, तो उन्होंने वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिससे वीरतावाद अस्तित्व में आया, ठीक है। किसको दिया, वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिससे कि वीरतावाद अस्तित्व में आया। कब आया, रोम साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है। सामंतवाद की स्थापना हुई और वहाँ पे वीर योद्धाओं को जन्म दिया गया, जिससे वीरतावाद का अस्तित्व आया। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, यूरोप के इतिहास में जागृति काल किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो यूरोप के इतिहास में जागृति काल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जब प्राचीन काल का अंत हुआ था और जागृति काल अस्तित्व में आया तो उसे ही हम लोग जागृति काल कहते हैं। प्राचीन काल का अंत हुआ, नया काल आया, जिसे हम लोग जागृति काल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, छापा खाना का आविष्कार कब हुआ। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छापा खाना का जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में नहीं, जो भी IAS PCS या MPPSC UPPSC होते हैं ना, ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पुराने पेपर देखोगे तो वहाँ पे आया हुआ है छापा खाना का आविष्कार। दोस्तों छापा खाना का आविष्कार हमारा जागृति काल में हुआ है, यूरोप में जागृति काल में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जागृति काल की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जागृत काल की विशेषता बताना है क्या थी। तो जो विशेषता थी वो है हमारी नंबर 1 व्यक्तित्व की प्रधानता, दूसरा सामंतवाद की जगह राष्ट्रवाद का निर्माण करना था, तीसरा अंधविश्वास की जगह विचारवाद की स्थापना था, देन स्कूल की स्थापना था। ये हमारा जागृति काल था। जागृति काल में व्यक्ति की प्रधानता थी, सामंतवाद की जगह राष्ट्रवाद का निर्माण करना था, अंधविश्वास को हटाना था, विचारवाद की स्थापना करना था और जो स्कूल है ना उनकी स्थापना करना था। क्वेश्चन 48 है, जॉन बेस्डो, ठीक है, जर्मनी के थे जो कि जॉन बेस्डो, इनका मुख्य योगदान क्या था पूछा गया है। तो दोस्तों जॉन बेस्डो ने 1774 में देसाओं में फिलेंथ्रोपियन नामक एक संस्था थी, जिस मतलब स्कूल था जिसको खोला था उन्होंने। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि फिलेंथ्रोपियन नामक संस्था किसने खोला है या स्कूल किसने खोला है। तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने खोला है। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। कब खोला है, 1774 में खोला है। कहाँ खोला है, देसाओ में खोला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह किसे कहा जाता है या माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे मानते हैं। दोस्तों जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के पितामह हमारे जॉन बेस्डो हैं, ठीक है। इनका जो टाइम था वो 1723 से 1890 तक था, ठीक है। जॉन बेस्डो याद रखना, जर्मनी की शारीरिक शिक्षा के पितामह जॉन बेस्डो थे। इंपॉर्टेंट है, J फॉर जर्मनी, J फॉर जॉन, ठीक है, याद रखना, जर्मनी जॉन, ठीक है। जर्मनी की शारीरिक शिक्षा के पितामह जॉन बेस्डो थे। क्वेश्चन 50 जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है। तो जर्मन जिम्नास्टिक, जनरली जर्मन जिम्नास्टिक नाम से क्वेश्चन आता है, जर्मन जिम्नास्टिक का फादर किसे कहते हैं। दोस्तों जर्मन जिम्नास्टिक का फादर हम लोग जॉन क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गट्समथ, तो गट्समथ के नाम से याद कर सकते हो। जर्मन जिम्नास्टिक के जो फादर है वो हमारे गट्समथ हैं, ओके, फ्रेडरिक गट्समथ हैं। क्वेश्चन 51 है, जिम्नास्टिक फॉर द यंग किसकी रचना है। तो ये हमारे गट्समथ की रचना है, जिम्नास्टिक फॉर द यंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और चांसेस हैं। तो जर्मनी जिम्नास्टिक फॉर द यंग किसकी रचना है, गट्समथ की है। किसकी, जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ की। और जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कौन है, गट्समथ है। क्वेश्चन 52 है, जर्मन शारीरिक शिक्षा का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो जो जर्मनी में जो शारीरिक शिक्षा की स्थापना थी वो हमारे कौन थे, किसको संस्थापक माना जाता है, किसने किया है, फ्रेडरिक गट्समथ ही थे वहाँ के। कौन है, फ्रेडरिक गट्समथ संस्थापक थे जर्मन शारीरिक शिक्षा के, ओके। क्वेश्चन 53 है, गेम्स किसकी रचना है। तो गेम्स किसकी रचना है, ये क्वेश्चन भी आया है, किस एग्जाम में आया मुझे याद नहीं, बट क्वेश्चन आया हुआ है, गेम्स किसकी रचना है। तो दोस्तों जो गेम्स रचना है ना, ये भी हमारी गट्समथ की है। गट्समथ ने गेम्स लिखा, G फॉर गेम्स, G फॉर गट्समथ, ओके।
गट्समथ ने गेम्स की रचना की है, और गट्समथ ने किसकी रचना की है? जिम्नास्टिक फॉर द यंग, ये भी इनकी बुक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक की रचना किसने की है? तो जर्मन जिम्नास्टिक की जो रचना है वो हमारे फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने की है। किसने? लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक की रचना की है। कब की है? 1778 में से 1892। ठीक है, मीन्स 1700, 778, 852 ये मायने नहीं है, बस इतना है आपको याद रखना। जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक की रचना हमारे फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने की है। ठीक है, जर्मन जिम्नास्टिक की रचना फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, जिम्नास्टिक फॉर द यंग गट्समथ ने, गेम्स की रचना गट्समथ ने, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह गट्समथ हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में व्यायाम समितियों की स्थापना किसने की थी? जर्मनी में जो भी व्यायाम की समितियां थी उनकी स्थापना पूछा गया किसने की थी? तो लुडविग जॉन ने की थी। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी की जो समितियां थी, व्यायाम समितियां थी, उनकी स्थापना लुडविग जॉन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है कि जर्मनी की स्कूल जिम्नास्टिक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जर्मनी के स्कूल जिम्नास्टिक जो था उसके संस्थापक हमारे एडोल्फ स्पीज थे। कौन थे? एडोल्फ स्पीज थे, जिन्होंने स्थापना की थी कौन से स्कूल की? जर्मनी के स्कूल जिम्नास्टिक की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? जर्मनी के स्कूल जिम्नास्टिक स्कूल, सॉरी जर्मनी में जिम्नास्टिक जो स्कूल था उसके संस्थापक हमारे कौन थे? एडोल्फ स्पीज थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है 57, जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जिम्नास्टिक प्रणाली नामक जो पुस्तक है वो हमारे एडोल्फ स्पीज ने लिखी है। किसने लिखी है? एडोल्फ स्पीज ने लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, एडोल्फ स्पीज की क्या देन थी? तो एडोल्फ स्पीज ने जो क्या दिया था? व्यायाम प्रणाली दिया था। क्या दिया था इन्होंने? व्यायाम प्रणाली देने में इनका सहयोग था। क्वेश्चन 59 है, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल किसकी लिखी हुई पुस्तक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल जो है ये हमारी एडोल्फ स्पीज ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? एडोल्फ स्पीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 60, जर्मनी का सबसे प्रमुख लोकप्रिय खेल क्या था? तो जर्मनी का सबसे प्रमुख लोकप्रिय खेल जिम्नास्टिक था। ठीक है, क्या था? जिम्नास्टिक था। 61 है क्वेश्चन नंबर, गट्समथ के खेल पुस्तक में कितने मनोरंजक खेलों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों जो हमारे गट्समथ है इनकी जो पुस्तक है गेम, ठीक है, जैसा मैंने बताया जी फॉर गेम, जी फॉर गट्समथ, तो उस बुक में जो खेलों का जो वर्णन है वहाँ पे कितने खेल है? टोटल 105 जो है रिक्रिएशनल खेलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 105 मनोरंजक खेलों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 62 है, जिम्नास्टिक में कवायद को किसने सम्मिलित किया था? तो दोस्तों जिम्नास्टिक में जो कवायद मीन्स ड्रिल जो है उसको शामिल करने का श्रेय एडोल्फ स्पीज को जाता है। किसको? एडोल्फ स्पीज को जाता है। क्वेश्चन 63 है, स्वीडन की शारीरिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो स्वीडन की जो शारीरिक शिक्षा थी वहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो पर हेनरिक लिंग का पड़ा था। ठीक है, किसका पड़ा था? पर हेनरिक लिंग का पड़ा था। ठीक है जी। क्वेश्चन 64 है, स्वीडिश यहाँ पे स्वीडिश शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो स्वीडिश जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ के जो जन्मदाता थे वो हमारे पर हेनरिक लिंग थे। याद रखना, पर हेनरिक लिंग स्वीडन के थे। स्वीडिश शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता हमारे पर हेनरिक लिंग थे। ओके, क्वेश्चन 65 स्वच्छंद हस्त क्रियाएं मीन्स फ्री हैंड जो एक्सरसाइज होती है उसको किसने शुरू की थी? तो फ्री हैंड एक्सरसाइज शुरू करने का श्रेय हमारे पर हेनरिक लिंग को है। किसको है? पर हेनरिक लिंग ने क्या शुरू किया है? स्वच्छंद क्रियाएं, फ्री हैंड जो एक्टिविटीज़ है वो किसने स्टार्ट किया है? किसने किया है? पर हेनरिक लिंग ने स्टार्ट किया है। ओके, क्वेश्चन 66 है, पर हेनरिक लिंग ने बॉडी तथा माइंड के समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन के लिए किस विषय का अध्ययन शुरू किया था? तो दोस्तों पर हेनरिक लिंग ने बॉडी और जो हमारा माइंड है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन स्टडी करना स्टार्ट किया था। ओके, क्वेश्चन 67 अ हैंड बुक ऑफ जिम्नास्टिक किसने लिखी है? तो अ हैंड ऑफ जिम्नास्टिक के लेखक हमारे पर हेनरिक लिंग है। ओके, पर हेनरिक लिंग ने अ हैंड ऑफ बुक ऑफ जिम्नास्टिक लिखा हुआ है। क्वेश्चन 68 है, हेनरिक लिंग की मृत्यु के बाद, अब इनकी मृत्यु 1839 में हुई थी, कौन केंद्रीय संस्था का संचालक बना था? तो जब पर हेनरिक लिंग की मृत्यु हो गई थी तो उस जो केंद्रीय संस्था थी वहाँ के संचालक हमारे लॉर्ड्स गैब्रियल बारंटिंग बने थे। लॉर्ड्स गैब्रियल याद रखना, ठीक है, या बाराटिंग याद रखना है। लॉर्ड्स गैब्रियल बने थे, हेनरिक लिंग के बाद लॉर्ड्स गैब्रियल बने थे।
क्वेश्चन 69 है स्वीडिश जिम्नास्टिक को क्रमबद्ध किसने किया है? तो स्वीडिश जिम्नास्टिक को क्रमबद्ध करने का जो श्रेय है वो जाल्मर लिंग को है। किसको? जाल्मर लिंग को जाता है। क्वेश्चन 70 है स्वीडन की आधुनिक शारीरिक शिक्षा व्यायाम किसके द्वारा विकसित की गई है? तो स्वीडन की जो आधुनिक फिजिकल एजुकेशन जो और एक्सरसाइज जो डेवलप करने का श्रेय है वो हमारे जाल्मर लिंग को जाता है। किसको? जाल्मर लिंग को जाता है। क्वेश्चन 71 है स्वीडन की जिम्नास्टिक के नए उपकरणों तथा नई प्रक्रियाओं का आविष्कार किसने किया है? तो स्वीडन की जिम्नास्टिक के लिए नए उपकरणों नई प्रक्रियाओं का आविष्कार भी हमारे जाल्मर लिंग ने किया है। क्वेश्चन 72 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आता है, लिंगयार्ड क्या है? तो लिंगयार्ड जो होता है दोस्तों पर हेनरिक लिंग की क्या है? पूर्ण शताब्दी बनाई जाती है जिसे लिंगयार्ड कहते हैं। मीन्स जो पूर्ण तिथि होती है उस तिथि को लिंगयार्ड नाम दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 73 है प्रथम लिंगयार्ड कब बनाया गया था और कितने देशों ने भाग लिया था? तो जो प्रथम लिंगयार्ड था वो 1939 में बनाया गया था जिसमें 5 देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 74 है प्रथम लिंगयार्ड जो शारीरिक शिक्षा का महान उत्सव माना जाता है उसमें किस व्यायाम का प्रदर्शन किया गया था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो फर्स्ट लिंगयार्ड हुआ था वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का ये महान उत्सव माना जाता था और जिसमें एक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया था। उस व्यायाम का नाम बताना है। तो दोस्तों वो जो व्यायाम था वो था हमारे जिम्नास्टिक व्यायामों की प्रदर्शनी की गई थी। वहाँ पर प्रदर्शन के तौर पे जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। क्वेश्चन 75 में प्रथम लिंगयार्ड 1939 में आयोजित हुआ था। उसमें एक विशेष विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या था? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन 76 है कि द्वितीय लिंगयार्ड कब आयोजित किया गया था? दोस्तों द्वितीय लिंगयार्ड हमारा 23 जुलाई से 13 अगस्त 1949 को मनाया गया था। पहला 1939 में, दूसरा 1949 में। डेट आता है तो 23 जुलाई 13 अगस्त। 23 जुलाई से 13 अगस्त 1949 में मनाया गया था। क्वेश्चन 77 है द्वितीय लिंगयार्ड में अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कितने सदस्यों की टीम ने भाग लिया था तथा किसके नेतृत्व में भाग लिया था? जो द्वितीय लिंगयार्ड हुए थे वहाँ पे डी मानेकर के नेतृत्व में 23 पुरुष एवं 2 महिलाओं की टीम ने भाग लिया था द्वितीय लिंगयार्ड में। ठीक है। कितने पुरुष थे? 23 पुरुष थी और मात्र 2 महिलाएं थी। डी मानेकर के नेतृत्व में ये हुआ था। क्वेश्चन 79 है स्वीडन की विश्व शारीरिक शिक्षा में क्या प्रसिद्धि थी? तो स्वीडन की जो विश्व शारीरिक शिक्षा में प्रसिद्धि थी वो थी व्यायाम प्रणाली में रोग निवारक तथा विकृति शोधक जो व्यायाम प्रणाली प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन 80 है व्यायाम निरोधक तथा विकृति सुधारक व्यायाम प्रणाली किसने शुरू किया था? तो व्यायाम निरोधक और जो विकृति सुधारक जो व्यायाम प्रणाली थी वो हमारे जाल्मर लिंग ने स्टार्ट की थी डेनमार्क में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है डेनमार्क की शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो डेनमार्क में जो शारीरिक शिक्षा की नींव थी वो हमारे फ्रेंच नेस्गाल ने डाली थी। किसने? फ्रेंच नेस्गाल ने डाली थी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 82 1799 में 1799 में कोपनहेगन में खुले व्यायाम कक्ष की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपनहेगन की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फ्रेंच नेस्गाल ने 1799 में कोपनहेगन है कि खुला व्यायाम कक्ष था जिसकी स्थापना फ्रेंच नेस्गाल ने की थी। क्वेश्चन 83 है एम्पियर्ड कोर्स कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो फिजिकल एजुकेशन वालों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एम्पियर्ड कोर्स जो था हमारा 1963 में LNIPE ग्वालियर में शुरू किया गया था। 1963 में LNIP ग्वालियर में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 84 है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को स्वायत्तता कब दी गई थी या कब मिली? तो लक्ष्मीबाई जो कि LNIPE जो ग्वालियर में है तो इसको जो स्वायत्तता मिली है वो 15 अगस्त 1995 में मिली है। ठीक है। कब? 15 अगस्त 1995 में मिली है। क्वेश्चन 85 है फ्रेंच नेस्गाल कब पूरे देश का निर्देशक बना? तो जो फ्रेंच नेस्गाल थे वो 1821 में पूरे देश के निर्देशक बने थे। 1821 में। क्वेश्चन 86 है जिम्नास्टिक व्यायाम की पुस्तिका की रचयिता कौन है? तो जो जिम्नास्टिक व्यायाम की जो बुक है उसके रचयिता हमारे फ्रेंच नेस्गाल हैं। क्वेश्चन 87 है डेनमार्क के किस व्यक्ति को फादर के नाम से जाना जाता है? तो डेनमार्क के हमारे नील्स वक थे। नील्स वक कह सकते हो। तो इनको फादर के नाम से जानते हैं। ओके। क्वेश्चन 88 है नील्स बक जो थे नील्स बक की प्रणाली किस नाम से विख्यात है? तो नील्स बक की जो प्रणाली है वो प्रिमिटिव्स मीन्स जिम्नास्टिक। ठीक है। प्रिमिटिव्स नाम से विख्यात है। क्वेश्चन 89 है जिम्नास्टिक
डेनमार्क की शारीरिक शिक्षा में क्या देन है? तो डेनमार्क ने फिजिकल एजुकेशन को क्या दिया है? इन्होंने संगीत में व्यायाम दिया है। लययुक्त व्यायाम देने का श्रेय किसको जाता है? डेनमार्क को जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि नवयुवक छात्रावास मीन्स यूथ हॉस्टल से का क्या कार्य है? तो यूथ हॉस्टल का कार्य क्या है दोस्तों? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का कार्य है। क्वेश्चन 91 है डेनमार्क को उच्चतर लोक पाठशाला को क्यों कहते हैं? तो डेनमार्क को हम लोग उच्चतर लोक पाठशाला इसलिए कहते हैं क्योंकि फोक हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। डेनमार्क को उच्चतर लोक पाठशाला को क्या कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन था डेनमार्क की जो उच्चतर लोक पाठशाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डेनमार्क में जो उच्चतर लोक पाठशाला थी उसको हम लोग फोक हाई स्कूल कहते हैं, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। क्वेश्चन 92 है कि फोक हाई स्कूल में किसका प्रशिक्षण दिया जाता था और किस वर्ग के लोग इसमें ज़्यादा प्रशिक्षण ले रहे थे? तो जो फोक हाई स्कूल था वहाँ पे मनोरंजक खेलों और खेल में प्रशिक्षण, इसमें जो नवयुवक थे 18 से 25 वर्ष के ज़्यादातर थे। मीन्स यहाँ पे मनोरंजक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता था, साथ में खेल का प्रशिक्षण दिया जाता था। जो युवक थे, नवयुवक थे, उनकी एज जो थी 18 से 25 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइफल क्लब कब और किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है? तो राइफल क्लब 1864 में कोपलन मोनास्टर की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है। याद रखना 1864 याद रखना। जो हमारा राइफल क्लब की स्थापना 1864 में किसकी प्रेरणा से? कोपलन मोनास्टर की प्रेरणा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है राइफल क्लब में किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? तो राइफल क्लब में सैनिकों को कवायद में सैनिकों को ड्रिल और निशानेबाजी सिखाया जाता था। क्वेश्चन 95 है डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने की अन्य व्यवस्थाएं क्या थी? तो दोस्तों डेनमार्क में जो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए नवयुवक छात्रावास, दुकानें, सिनेमा, रेस्टोरेंट जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से युक्त थे तथा ओपन हैगन स्पोर्ट था, वो सारी चीज़ें हमारी क्या थी? लोकप्रिय बनाने की व्यवस्थाएं की गई थी। क्वेश्चन 96 है अंग्रेजों ने शारीरिक शिक्षा को किस लिए अपनाया था? तो अंग्रेजों ने शारीरिक शिक्षा को किस लिए अपनाया था? मनोरंजन के लिए अपनाया था। किसके लिए? मनोरंजन के लिए उन्होंने अपनाया था, रिक्रिएशन करने के लिए। क्वेश्चन 97 है इंग्लैंड में किन किन खेलों का आविष्कार हुआ है? दोस्तों इंग्लैंड में क्रिकेट का आविष्कार हुआ है 17वीं शताब्दी में, हॉकी का 15वीं शताब्दी में, गोल्फ का 16वीं शताब्दी में, टेनिस का 13वीं शताब्दी में और फुटबॉल, एथलेटिक्स, हैमर थ्रो, पोल वॉल्ट का भी इंग्लैंड में आविष्कार हुआ है। ठीक है, इन सब का आविष्कार कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। क्वेश्चन 98 है स्वीडन की जिम्नास्टिक प्रणाली का इंग्लैंड में प्रारंभ किसने किया था? तो स्वीडन में जो जिम्नास्टिक प्रणाली का जो प्रारंभ है वो हमारे आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने किया था। किसने? आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने किया था। क्वेश्चन 99 है इंग्लैंड का शारीरिक शिक्षा में सबसे मुख्य योगदान क्या था? तो दोस्तों इंग्लैंड का शारीरिक शिक्षा में सबसे मुख्य योगदान था वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिलेबस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग का प्रकाशन रहा है। क्वेश्चन 100 है आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने किस किताब को लिखा है? मिस किस निबंध को लिखा है? आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने किस निबंध को लिखा है? तो इन्होंने जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली मिस अ मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज फॉर द यूज ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, मीन्स जो जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली थी मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज फॉर द यूज ऑफ इंस्ट्रक्टर, तो ये हमारे आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने निबंध इस पर लिखा था। क्वेश्चन हमारा 101 है कि 1967 में आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने किस पुस्तक का निर्माण किया है? तो 1967 में जो आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन है इन्होंने शारीरिक शिक्षा पद्धति जो बुक थी इसका निर्माण किया है। क्वेश्चन 102 है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन 103 है अमेरिका में किस जाति के लोग खेलों को राक्षसी कार्य समझते थे? तो अमेरिका के जो प्योरिटन जो जाति के लोग थे वो खेल को क्या समझते थे कि ये राक्षसी कार्य है। ओके, अगला क्वेश्चन 104 है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार कब और कहाँ और किसने किया है? तो वॉलीबॉल का खेल का आविष्कार 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने अमेरिका में किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 और
ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल का आविष्कार कब और किसने किया है। तो दोस्तों बास्केटबॉल का जो आविष्कार है 1897 में जेम्स स्मिथ द्वारा अमेरिका में किया गया है। तो होप आपको आज की क्वेश्चन सीरीज और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते चलते आपके लिए एक थॉट है, बोल सकते हैं कि एक मोटिवेशनल थॉट्स है जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। अगर डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर भी कुछ भी, तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। किसको मिलती है? जिनके सपनों में जान होती है उन्हीं को मंजिल मिलती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। तो हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर हमारे हौसले बुलंद है ना, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें जो हमारा गोल है ना उसको अचीव करने से रोक सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ओके, टेक केयर, बाय बाय।